देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे जहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। ईवीएम को लेकर धीरे धीरे ही सही लेकिन मिल रही है बड़ी सफलता दोस्तों। बताएंगे अब क्या नया बड़ा कोर्ट ने आदेश जारी किया है दोस्तों, जिसके बाद इंडिया गठबंधन और विपक्ष के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। बताएंगे इतिहास में पहली बार ईवीएम की जांच के आदेश जारी किए गए हैं दोस्तों। डिटेल में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे क्या इसे बदलने वाला है आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट के अंदर ईवीएम को चुनौती देने वाले मामले। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में रहेगा 27 में गठबंधन या फिर टूटेगा दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर खुद अखिलेश यादव ने खुद एक बयान जारी किया है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के सांसद जो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता बताते हैं दोस्तों, उनके खिलाफ और कट्टरवादी पीछे पड़ गए हैं और जमकर सांसद को ही खरी खोटी सुनाई जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके ही सही लेकिन ईवीएम के मामले को लेकर लगातार कोर्ट से कुछ ना कुछ अच्छी खबर सामने आ रही है और जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश भर के अंदर चर्चा इस बात को लेकर लगातार जारी है दोस्तों कि देश का इलेक्शन ईवीएम से नहीं कराया जाना चाहिए बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव करवाने हैं तो फिर वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान किया जाना चाहिए। अगर दो तरीके अपनाए जाएंगे तभी देश के अंदर लोगों का विश्वास इलेक्शन की प्रक्रिया के ऊपर बनेगा दोस्तों, वरना सवाल काफी ज्यादा है। और खासकर एसआईआर के बाद जिस तरीके से वोटर लिस्ट तैयार की गई है उसे लेकर लोगों के मन में आशंकाएं और दुविधाएं काफी ज्यादा है दोस्तों। और कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से एसआईआर के मामले पर काम चल रहा है, इससे और ज्यादा शक शंकाएं लोगों के मन में बढ़ती है दोस्तों। ऐसे में इलेक्शन की प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में विश्वास तभी पैदा होगा जब इलेक्शन को लेकर लोगों के मन में यह बात एकदम क्लियर होगी कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। और इलेक्शन का एक सबसे बड़ा जो पार्ट है दोस्तों वो ईवीएम है, बल्कि ईवीएम के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव होता है। ईवीएम में कितने वोट पड़े और कितने लोगों को सही तरीके से वो वोट मिले, ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ऐसे में ईवीएम से जुड़े मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों, जहां पर 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर चांदीवली सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता नसीम खान ने हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की थी दोस्तों। और हाईकोर्ट से मांग की थी कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए, जहां पर वोट डाले गए वहां के ईवीएम की जांच होनी चाहिए कि ईवीएम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे में दोस्तों चांदीवली सीट से नसीम खान की इस याचिका पर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। मुंबई हाईकोर्ट ने चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम की जांच का देश के अंदर पहला आदेश जारी किया है दोस्तों। भारत के चुनावी इतिहास में यह पहला अध्याय है जब कोर्ट ने पोस्ट इलेक्शन यानी इलेक्शन के बाद ईवीएम के इंस्पेक्शन की यानी जांच पड़ताल करने की अनुमति दी है दोस्तों। और इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। 16 तारीख और 17 अप्रैल को मुंबई के सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के अंदर 7 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। और 20 ईवीएम मशीनों और वीवीपैट की डायग्नोस्टिक चेक की जाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल जो देश के अंदर ईवीएम बनाता है, उसके इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी गई है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए कि ईवीएम सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। नसीम खान और चुनाव के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे दोस्तों। न सिर्फ जांच होगी बल्कि प्रक्रिया पूरी तरीके से जांच की जाएगी कि ईवीएम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के जजमेंट का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले का जिक्र किया जिसमें ईवीएम और वीवीपैट की वेरिफिकेशन की बात कही गई थी। कोर्ट का यह रुख और मजबूत हुआ है, यानी कोर्ट में पहली बार इस बात को माना गया है कि ईवीएम की जांच कराई जा सकती है दोस्तों। हालांकि सवाल अब कई सारे हैं। पहला सवाल यह है कि जब कोर्ट ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि ईवीएम की जांच कराई जा सकती है, तो फिर इस बात की भी मंजूरी मिलनी चाहिए कि दुनिया भर के सारे बड़े एक्सपर्टों को चुनौती दिया जाए और ईवीएम को लेकर एक चैलेंज देकर बोला जाए कि जो भी एक्सपर्ट इसे हैक करके दिखा दे, जो भी ईवीएम को अपने हिसाब से चलाकर दिखा दे, उसको करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जाएगा दोस्तों। और ये चैलेंज एकदम ओपन होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए और कोई भी आकर ये दिखा सकता है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ऐसे कम से कम 2-3 महीने तक चुनाव आयोग को ओपन चैलेंज पूरी दुनिया भर के लोगों को देना चाहिए दोस्तों, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट को देना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि ईवीएम को लेकर जो सवाल है क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर दावा कर रहा है कि उनकी मशीन पूरी 100% सही है, तो फिर जो मशीन को बना रहे हैं बीईएल के इंजीनियर, उनसे जांच करवाने की जगह एक ओपन चैलेंज पूरे दुनिया भर के एक्सपर्ट को देना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो फैसला आया है दोस्तों, ये लैंडमार्क फैसला है, यानी अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि इससे पहले जब भी कोई ईवीएम की जांच कराने के लिए जाता था तो फिर कोर्ट में आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग बोल देते थे कि जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम फुल प्रूफ है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ईवीएम की जांच का तो कोई सवाल तक नहीं उठाया जाता था। लेकिन इस बार कम से कम जांच पड़ताल करने की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। बेशक बीईएल के लोग यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लोग जो ईवीएम बना रहे हैं वही जांच करेंगे, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। और एक तरीके से ये जो डिसीजन आया है, इस डिसीजन के आधार पर कई और याचिकाएं कोर्ट के अंदर डाली जाएंगी और कोर्ट से बोला जाएगा कि मुंबई हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है, तो आप देखिए और हम भी ईवीएम की जांच कराना चाहते हैं और इस पर फैसला लीजिए। और एक कोर्ट के फैसले को प्रेसिडेंट माना
जाता है दोस्तों दूसरे के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है इस मामले को लेकर। एक कह सकते हैं कि जो लड़ाई बड़े लंबे समय से चल रही थी उससे लेकर एक बहुत बड़ी जीत हुई है और एक लैंडमार्क डिसीजन आया है दोस्तों, अप्रत्याशित डिसीजन आया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और भी अगर आप लोग के कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में मिलकर लड़ेंगे लड़ाई दोस्तों। और ये बात एकदम स्पष्ट कर दिया है अखिलेश यादव ने। ये सवाल उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा दोस्तों, तो उन्होंने फिर से तमाम तरीके के कयासों को दूर करते हुए कह दिया कि हम लोग इंडिया ब्लॉक बनाकर जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे, यानी लोकसभा का चुनाव उसी पैटर्न पर 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव ने अपने बयान में साफ कर दिया कि यूपी के अंदर सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराने के लिए हमारा जो गठबंधन पीडीए का गठबंधन है वो आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान उनसे मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे। मीडिया वालों को लग रहा था कि अखिलेश यादव बोल देंगे कि हम नहीं करेंगे गठबंधन या भी कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे इंडिया गठबंधन के अंदर फूट पड़ जाएगी दोस्तों। लेकिन अखिलेश यादव ने एकदम स्पष्ट कर रखा है कि 27 का चुनाव कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब यह है जब अखिलेश यादव ने बोल दिया तो उसके बाद सीटों का बंटवारा हो या फिर कौन नेतृत्व करेगा और किस तरीके के मुद्दे होंगे ये सब दूसरी बात होती है, क्योंकि अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी के नेता है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 10-12 सीटें आगे पीछे वो करके अपने साथ में रख सकते हैं। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी कितने सीट की डिमांड करती है दोस्तों और अखिलेश यादव किस तरीके से समझौता करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने फैसला ले रखा है कि गठबंधन में मिलकर काम करेंगे। तो उसके बाद अब कोई भी नेता अगर कुछ भी बोले उससे कुछ खास असर पड़ेगा नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर कम से कम इंडिया गठबंधन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है दोस्तों, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं के साथ मिलकर लखनऊ के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया दोस्तों। और इस दौरान भूपेश बघेल भी मौजूद थे। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार कार्यक्रम करते हुए एक बड़े तबके को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश कर रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उड़ीसा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को एक सफलता मिली है दोस्तों। उड़ीसा में पूर्व विधायक साधु नेपाक ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। साधु नेपाक 2009 में कांग्रेस के टिकट पर बरगढ़ विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे थे दोस्तों और अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीत गए थे। इसके बाद 2014 में फिर से चुनाव लड़े और हार गए। बाद में बीजू जनता दल में शामिल हो गए, तो इनको बीजू जनता दल पार्टी के अंदर राज्य प्लानिंग बोर्ड के सदस्य यानी मंत्री का दर्जा दिया गया। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच ये खबर आ गई कि बीजू जनता दल ने इनको टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों। इसके बाद इन्होंने अब कांग्रेस पार्टी का दामन थामने का फैसला लिया है। हालिया अपडेट यह है कि साधु नेपाक कांग्रेस भवन जाकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल करते हैं। भक्तचरण दास ने इनको पार्टी का दामन थमाया है दोस्तों। ऐसे में बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी में इनका राजनीतिक करियर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव जीते थे, फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई। अब देखते हैं उड़ीसा के अंदर क्या ये टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे दोस्तों, क्या इनको चुनाव लड़वाएगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो भी है पार्टी लगातार बीजू जनता दल के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है और मुख्य विपक्षी पार्टी अगर आज की डेट में कोई उड़ीसा के अंदर है दोस्तों तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने के लिए उड़ीसा में चुनौती देने के लिए सारे समीकरण बना रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ कुछ दिनों पहले तक भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो हिंदुत्व की सबसे ज्यादा बातें करते हैं और हिंदुत्व के सबसे ज्यादा प्रखर चेहरे हैं, उनका नाम अगर किसी को लेने के लिए बोला जाए तो उसमें योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज का नाम सबसे टॉप पर आता है दोस्तों। लेकिन अब जो अपडेट है वो ये कि भाजपा के नेताओं के हिंदुत्व से आगे का एक और कट्टर हिंदुत्व का नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है दोस्तों, जिसके कई सारे चेहरे हैं, जिसमें एक जो मुख्य चेहरा है वो मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ न जाने कैसी कैसी अभद्र भाषा बोलने वाला व्यक्ति है दोस्तों, वो यति नरसिंहानंद सरस्वती। अब इसने एक बयान देते हुए यति नरसिंहानंद ने साक्षी महाराज को लेकर टिप्पणी की है। यानी भाजपा के सांसद जो हिंदुत्व का चेहरा हुआ करते थे दोस्तों, अब साक्षी महाराज को ये लोग हिंदुत्व का चेहरा नहीं मानते और कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति का गला घोटने वाला व्यक्ति है साक्षी महाराज। यानी दोस्तों अब साक्षी महाराज के पीछे ये लोग पड़ चुके हैं। ऐसे में कट्टरता का यही मतलब होता है, पहले एक लेवल की कट्टरता होती है, उसके बाद दूसरे उससे बड़े कट्टर आ जाते हैं और वो पहले वाले को सेकुलर बताने लगते हैं और ये एक पूरा ट्रेंड चलता रहता है दोस्तों। और इसीलिए अब जो हिंदुत्व की विचारधारा के नए चेहरे सामने आ रहे हैं, ये लोग पुराने वालों को हिंदुत्ववादी मानते ही नहीं है और इससे बवाल और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के नेताओं के पीछे अब ये लोग और बुरी तरीके से पड़ने वाले हैं और आने वाले दिनों के अंदर कट्टरता और ज्यादा बढ़ने वाली है। जब विचारधारा आगे बढ़ने लगती है तो वो और ज्यादा कट्टर होती चली जाती है दोस्तों। इसका ये सीधा सीधा सा एग्जांपल है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले यूडीएफ सरकार की नींव रखने के बाद सचिन पायलट राजस्थान पहुंच गए हैं दोस्तों। सचिन पायलट केरल में 9 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच में 95 कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आए। केरल में कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर बनकर सचिन पायलट गए थे दोस्तों। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोक विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं और आम जनता से अब मुलाकात कर रहे हैं। यानी केरल में 1 महीने तक पार्टी की जिम्मेदारी
ड्यूटी निभाने के बाद अपने क्षेत्र पहुंच गए हैं दोस्तों, और लगातार राजस्थान के अंदर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जब वो अपने क्षेत्र में पहुंचे तो आम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। ऐसे में दोस्तों बार बार कांग्रेस पार्टी जो भी बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को देती है, सचिन पायलट बखूबी उसे निभाते हैं और उसके बाद अपने क्षेत्र पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है सचिन पायलट को पार्टी का संगठन महासचिव बनाने का, यानी केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव लगभग जीत रही है दोस्तों, या यूं कहिए 100% के आसपास जीत रही है। 1-2% इधर होने के चांसेस है, वरना तो 100% में से 99% कांग्रेस पार्टी आराम से चुनाव जीत रही है। और इसका सीधा मतलब यह है कि केसी वेणुगोपाल को केरला का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर केसी वेणुगोपाल केरल जाते हैं तो फिर सचिन पायलट के लिए मौका होगा कि वो संगठन के महासचिव के पोस्ट पर आए, और संगठन के महासचिव का पोस्ट का सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी और सचिन पायलट दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बड़े फैसले लेंगे दोस्तों, जिससे पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है सचिन पायलट को उनके निष्ठा यानी लॉयल्टी दिखाने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, यानी उनको सम्मान मिलना चाहिए, कोई बड़ा पोस्ट मिलना चाहिए, और संगठन महासचिव का पोस्ट कहीं ना कहीं सचिन पायलट जैसे युवा नेता जरूर हासिल करने की योग्यता रखते हैं। अब देखते हैं पार्टी की ओर से क्या डिसीजन लिया जाता है दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पॉपुलर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन नया नबा जडेजा कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी बनी है दोस्तों। नया नबा को अप्रैल 2019 में अपने पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया था। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा के खिलाफ जामनगर उत्तर में इनसे प्रचार करवाया गया था और कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील इन्होंने की थी। अब 2005 में जब रविंद्र जडेजा की माता की मृत्यु हो जाती है तब नयनबा जडेजा ने रविंद्र जडेजा को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई और अस्पताल में नर्स का काम भी किया, और इसके लिए काफी मेहनत उन्होंने की दोस्तों। लेकिन आज अपनी बहन को भूल चुके हैं रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा के पिता और उनकी बहन दोनों रविंद्र जडेजा के खिलाफ है दोस्तों। और इसीलिए रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को जब विधायकी के लिए मैदान में उतारा गया तो कांग्रेस पार्टी ने जडेजा नयनबा को मैदान में उतारा दोस्तों। और ऐसे में अब जो नयनबा जडेजा है वो राजकोट के नगर निगम के वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये सही फैसला है पार्टी का, खासकर दोस्तों उन लोगों के लिए जो एक बड़े सेलिब्रिटी भाजपा के साथ चले जाते हैं और उनकी जो असली हकीकत होती है वो आम जनता तक परिवार के लोग ही पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा की बहन ने ही बताया है कि कितने जडेजा अपने पिता के खिलाफ थे और पिता को अलग अलग कर दिया गया जब फेमस हुए तो। और रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी की गुजरात के अंदर। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां बीजेपी की सरकार है वहां घपले ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक और बड़ी अपडेट हरियाणा सामने आती है दोस्तों। अपडेट यह है कि हरियाणा में अलग अलग प्राइवेट बैंकों से तकरीबन 590 करोड़ रुपए के अधिक सरकारी पैसे के गबन का मामला सामने आया है दोस्तों। इस मामले को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पहले तो इन प्राइवेट बैंकों से गबन किया गया पैसा रिकवर किया जा चुका है। अब अपनी ही सरकार के ऐसे सीनियर अधिकारियों पर हरियाणा सरकार कार्रवाई कर रही है जिन्होंने इस मामले को लेकर लापरवाही बरती। हरियाणा में 590 करोड़ रुपए के कथित IDFC बैंक घोटाले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को दे दी गई है दोस्तों। CBI ने हरियाणा सरकार के फंड से जुड़े घोटाले की FIR दर्ज करके जांच करनी शुरू कर दी है। इस मामले में हरियाणा सरकार के 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। हालांकि लेटर में सस्पेंशन की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन सबको पता है कि वही मामला है दोस्तों। 2011 और 12 कैडर के IAS अधिकारियों पर पूरे मामले पर कोताही बरतने के आरोप लग रहे हैं दोस्तों। अब इस पूरे मामले पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके का दावा चल रहा है। लेकिन 590 करोड़ रुपए जो आम जनता के लूट लिए गए, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? जब सरकार का हेड कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है और कोई भी काम सरकार के लोग करते हैं तो बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए ताली बजता है दोस्तों। और जो सरकार के हेड है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो पहला इस्तीफा तो नायब सिंह सैनी का आना चाहिए था। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ कन्हैया कुमार कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे बीजेपी वालों को जमकर मिर्ची लगती है दोस्तों। अब जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी वालों पर फटकार लगाते हुए अमित शाह को जय शाह का पापा बोल दिया और चोरों के सरदार बोलकर संबोधित किया दोस्तों। जिसके बाद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार भाषा का सही इस्तेमाल नहीं करते, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानबूझकर आगे किए जाते हैं और वो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर उल्टे सीधे शब्द बोलते रहते हैं। हालांकि दोस्तों ये बात तो तय है कि जय शाह के पापा है अमित शाह, और जय शाह जो BCCI के अध्यक्ष हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट है, वो यूं ही नहीं बन गए हैं। अमित शाह के कारण ही गुजरात के क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारी जय शाह को मिली होगी और उसके बाद जय शाह लगातार आगे बढ़ते चले गए। ऐसा कोई और तो आज तक हुआ ही नहीं है जिसके राजनीतिक कनेक्शन ना हो और वो बोर्ड का मेंबर बन जाए। और अगर बोर्ड का मेंबर भी बन जाएगा तो ICC के हेड तक कैसे पहुंच सकता है? ये तो संभव ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए निशाना साधते हुए ऐसी बातें करते हैं कन्हैया कुमार जो भाजपा के लोगों को बुरी लगती है और भाजपा के लोग फिर ज्ञान देने लगते हैं कि ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि कैसे डील किया जा सकता है। साथ साथ चलते एक और बड़ी अपडेट जिसमें
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर से राजस्थान के अंदर सुपर एक्टिव है दोस्तों। पार्टी के कार्यालय में एक बैठक के दौरान उन्होंने जो बयान दिया था और बाहर से आने वाले लोगों को पार्टी में जो जगह दी जा रही है उस पर निशाना साधा था। इसके बाद अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने उस बयान पर सफाई दी है दोस्तों, जिसको लेकर बीते कुछ दिनों से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दरअसल 9 अप्रैल को 12 के अंदर उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज भी कुछ लोग षड्यंत्रकारी लोग मौजूद है जो संवाद की बात को अलग अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान की दया और जनता प्यार से ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाते। यानी उनका निशाना कुछ लोगों पर था जो वसुंधरा राजे का विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अब खुलकर अपनी सरकार को निशाने पर ले रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसे लेकर तो नाराजगी जता ही रही है। यानी अब वो समझ चुकी है कि टाइम आ चुका है जब उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी नहीं मिली। और जिस तरीके से भजन लाल शर्मा सरकार चला रहे हैं राजस्थान के अंदर, सबको पता है कि सरकार बहुत बुरे तरीके से चला रहे हैं दोस्तों। पहली बार सरकार चलाने के लिए आए हैं और इनको कोई अनुभव भी नहीं है, जबकि वसुंधरा राजे एक मंजी हुई नेता है और कई सालों तक उन्होंने राज किया है, तो उनको पूरा अनुभव है कि कैसे राजस्थान को चलाया जा सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता भजन लाल शर्मा को लेकर जो माहौल बन रहा है दोस्तों और जो समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक बात तय है कि वसुंधरा राजे का बयान बताता है कि पार्टी के अंदर आंतरिक विवाद लगातार जारी है और अब पार्टी के अंदर से ही वसुंधरा राजे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि पूर्व में हमसे कोई गलती हुई हो, यानी राष्ट्रीय जनता दल से कोई गलती हुई हो, लेकिन उस नीति को हम सुधार सकते हैं। तेजस्वी यादव ने शनिवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित किए गए अभिनंदन समारोह में यह बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब लोग मकसद के साथ आए हुए हैं, सबको बूथ मजबूत करना है, यानी अपने अपने बूथ पर काम करना है। आप सबको आज देश के उस दौर को समझना होगा जिसमें आरएसएस और बीजेपी देश के संविधान की जगह आरएसएस का संविधान लागू करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। कोई भी अगर भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं भी भड़काऊ भाषण देता हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के नेता हुमायूं कबीर का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव काफी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी ने उन लोगों को 1000 करोड़ रुपए दिए, अब समाज के अंदर लड़ाई करके सत्ता तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल है, सब जानते हैं, वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। ऐसे में अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव का यह बयान है दोस्तों। हालांकि तेजस्वी यादव को मुस्लिम समाज के लोगों ने तो इस बार भी वोट दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव को एक नए तरीके से अपने अन्य समीकरण के बारे में सोचना पड़ेगा दोस्तों। उनको वो सोचना पड़ेगा कि क्या यादव समाज के लोग उस तरीके से वोट दे रहे हैं जो तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए, 90-90% वोट मिलना चाहिए। दूसरा ये कि तेजस्वी यादव को यह भी देखना चाहिए कि उनको एमवाई के इतर क्या अति पिछड़ा समाज के लोग वोट देते हैं या नहीं देते हैं, और क्या अपर कास्ट की कुछ जातियां जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में पहले खड़ी रही है, क्या वो वापस से खड़ी है या नहीं है। तेजस्वी यादव को एक बहुत बड़ा इक्वेशन बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिहार के अंदर जाति की राजनीति हकीकत है और जो जातीय समीकरण को साध लेगा वही सत्ता पर पहुंच जाएगा। और इसीलिए तेजस्वी यादव को इन सारे इक्वेशन पर ध्यान देना चाहिए, समीकरण पर ध्यान देना चाहिए। और आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों कि क्या और बदलाव करने चाहिए तेजस्वी यादव को। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के बाद बीजेपी के मजबूत प्रभाव वाले जिलों के अंदर मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है दोस्तों, जबकि मुस्लिम बहुल जिलों के अंदर ये कमी अपेक्षाकृत कम रही है। और मतदाता सूची में हुए इस बदलाव ने एक नया राजनीतिक विमर्श खड़ा कर दिया है दोस्तों। आने वाले चुनावी समीकरण पर इसके संभावित असर को गहन से चर्चा शुरू की गई है और आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ जैसे इलाके जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो बंपर समर्थन मिला था, वहां पर भारी संख्या में लोगों के नाम काटे गए हैं। तकरीबन 18% लोगों के नाम उड़ाए गए हैं दोस्तों, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। राज्य की बात करें तो 16 सीट ऐसी है जहां पर 1 लाख से ज्यादा वोट काटे गए हैं, और 16 में से जहां पर ये वोट काटे गए हैं उसमें से 15 सीटें बीजेपी के पास है दोस्तों। ऐसे ही 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर 80 से 99 हजार वोट काटे गए हैं, और 21 में से ऐसी 21 सीटों में से 19 बीजेपी के पास में है। बाकी 82 सीटें हैं जहां पर 50 से 80 हजार वोट काटे गए हैं। यहाँ पर 55+ बीजेपी के पास में है। बाकी 30,000 से 50,000 जहां पर वोट काटे गए, ऐसी टोटल 159 सीटें हैं। इसमें से 95 सीटें भाजपा की है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के दबदबे वाली ज्यादातर सीटों में से वोट काटे गए हैं। अब ये सवाल है कि वोट काटे किसके गए हैं, क्योंकि वोट काटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वोट काटे किस समाज के गए हैं ये एक बड़ी बात रहेगी। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ के गोमती नगर के अंदर उस वक्त माहौल गर्मा गया। दोस्तों, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के दौरान यूजीसी पर उनका पक्ष ना सामने आने से नाराज लोगों ने विरोध जताया। सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शंख बजाकर विरोध दर्ज कराया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। सवर्ण मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह ने बताया कि रक्षा मंत्री से मिलने के लिए 4-5 दिन पहले ही पत्र लिखा था। प्रतिनिधिमंडल यूजीसी के मुद्दे पर सवाल पूछना चाहते हैं। बाद में उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया। ऐसे में दोस्तों लग रहा है कि राजनाथ सिंह जो अपने आप को सवर्ण समाज का एक बड़ा नेता बताते थे और खासकर राजपूत समाज के बीच में इनकी पैर थी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि सवर्ण समाज के लोग बिल्कुल भी राजनाथ सिंह को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि राजनाथ सिंह भी कन्नी काट रहे हैं यूजीसी के मामले पर। ऐसे में सवर्ण समाज के लोगों को यह समझना चाहिए कि भाजपा के लोगों ने उनके साथ एक बड़ा मजाक किया है और बीजेपी के लोग अब सवर्ण समाज के लोगों की कोई चिंता नहीं करते। जब तक उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज के लोग भाजपा को हराएंगे नहीं, तब तक बीजेपी वाले सवर्ण समाज की ताकत को समझेंगे नहीं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या सवर्ण समाज वाकई बीजेपी को हराने के बारे में सोचेगा भी। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।